हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नेचर्स ट्रीजर्स एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो आज के इस लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है फॉरेस्ट से। तो देखो, फॉरेस्ट इज अगेन अ ट्रीजर, है ना, क्योंकि यहाँ से हमको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है, जो हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट इज अ लंग्स, है ना, एंड लंग्स क्या काम करता है? ऑक्सीजन को क्या करेगा? लंग्स के पास क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। तो जो फॉरेस्ट है वो क्या है? लंग्स है हमारा। ठीक, समझ में आ रहा है? और ये बहुत सारा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? अगेन फॉरेस्ट इज आवर नेचर्स ट्रीजर्स। सो वन मॉर्निंग अजी टेक भूमि एंड सूर्या फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट। तो अजी एंड ये अजी जो है उनकी, वो भूमि और सूर्य को कहाँ पे लेके जाती है? वॉक पे लेके जाती है फॉरेस्ट में। एंड दे फाइंड अ वेराइटी ऑफ हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अजी एक्सप्लेन फॉरेस्ट आर लार्जर एरियाज विद अ डेंस ग्रोथ ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ प्लांट। तो अजी उनको एक्सप्लेन करती है कि भाई फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया है। ठीक है, फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक लार्ज, एक डेंस एरिया है जहां पे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। तब जाके वो फॉरेस्ट बनता है, तब जाके वो जंगल बनता है। सो ऑन द वे दे कलेक्ट सम, क्या वो कलेक्ट कर रहे थे? उन्होंने सब नीली काई, ठीक है, कनाडा टर्म फॉर इंडियन गूसबेरीज। ठीक है, क्या कलेक्ट किया उन्होंने? नीली काई, गूसबेरीज को कलेक्ट किया, दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड। एंड अजी टेल देम वी हैव अ ट्रेडिशन इन द विलेज नॉट टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज, दे आर लेफ्ट फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स टू ईट। तो अजी क्या कहती हैं कि भाई हमें, हमारी ट्रेडिशन है कि हम कभी भी पेड़ से फ्रूट्स नहीं तोड़ते हैं। वो जो फ्रूट्स हैं वो किसके लिए हैं? वो एनिमल्स के लिए हैं, वो बर्ड्स के लिए। जो भी चीज़ें नीचे गिर जाएंगी हम उनको उठा लेंगे, वो हमारे लिए है, वो नेचर ने हमको दी है। और जो चीज़ें टूटी नहीं है, मतलब वो नेचर ने हमको नहीं दिया, वो दूसरों के लिए है, वो प्लांट्स के लिए है, वो एनिमल्स के लिए है। ठीक है, आ गया समझ में अजी ने क्या कहा इनको? तो ये देखो, ये प्यारा सा जंगल है जहां पे ये वॉक करने के लिए गए थे। ठीक, सो yes, a forest. Now discuss with your friends and make a list of at least 5 product that we get from the forest. आपको पांच ऐसी चीजें बतानी है जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। कौन कौन सी चीज हो जाएगी? सबसे पहली ऑक्सीजन, दूसरा हमको वहां से वुड मिलता है, तीसरा हमको वहां से मेडिसिन मिलती है, चौथा हमको वहां से कॉटन मिलता है ना, ठीक है, और पांचवा हमको वहां से क्या मिलता है? फॉरेस्ट से। और बता दो, और क्या चीजें फॉरेस्ट से हमको मिल सकती हैं? देखो, बहुत सारी चीजें हैं, उससे हम परफ्यूम्स वगैरह भी, उसमें ऐसे ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे परफ्यूम बनाया जाता है, मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, और ये जूट वगैरह, बैग वगैरह, ये सारी चीजें बनाई जाती है। तो सारी चीजें हमको कहाँ से मिलेंगी? जंगल से मिलेंगी। कहाँ से मिल जाएंगी? सारी चीजें हमको फॉरेस्ट से मिल जाएंगी। क्या ये समझ में आया है? यस, क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है जो अभी मैंने आपको बता दी है? ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या है। फॉरेस्ट आर अ नेचुरल होम फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट। फॉरेस्ट जो है क्या है? ये बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारे एनिमल्स का ये घर है। ठीक है, बहुत सारे जानवर का, बहुत सारे बर्ड्स का ये क्या होता है? घर होता है। ये तो हम सबको पता है। ठीक है, including birds and insect. Forests provide food and shelter to them. In nature, every animals depend on the other life form for survival. The diversity of the life form ensure food for every living beings. तो हमारे जो डाइवर्सिटी, हमारे जो नेचर है, देखो हम क्या करते हैं? हम लिविंग बींग्स है ना, हम खाना पका भी सकते हैं, ठीक है, और खाना खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी हैं, ठीक है, और हम खाते भी हैं। लेकिन जो जानवर है, जो बर्ड्स है, जो इंसेक्ट्स है, जो एनिमल्स है, उनके पास पैसे नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो भूखे नहीं रहते। तो हमारी जो नेचर है वो इस तरीके की बनी हुई है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं कि वो भी भूखा सो रहा है, ठीक है, उसको भी हमारा जो डाइवर्सिटी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं खाने का इंतजाम है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं पानी रखा होगा।
ठीक है, तो कोई ऐसे भूख से नहीं मर रहा है। यहाँ पे नेचर ने हर चीज का इंतजाम किया हुआ है कि हर चीज के जिसका जो हिस्से में है उसको वो मिलके रहेगा, भले वो पैसे कमा रहा है नहीं कमा रहा, हर चीज पैसे से नहीं आएंगी ना फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म इंश्योर दैट फूड फॉर एवरी लिविंग बींग्स। हमारी जो डाइवर्सिटी है ये इस चीज का ख्याल रखती है कि हमारी डाइवर्सिटी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको उनका खाना पानी मिलता रहे। However, over the year, the forest covered has been decreasing mainly due to the humans' activities like large scale cutting of the trees. लेकिन हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, जो पहले बहुत बड़े बड़े घने घने जंगल हुआ करते थे अब वो धीरे धीरे डिमिनिश होते जा रहे हैं, अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी नीड्स बढ़ रही हैं। ठीक है, तो हमको वो कहाँ से मिलेगा, हमको जमीन चाहिए, जंगल काट के हमको जमीन मिलेगी, हमको लकड़ी चाहिए, जंगल काट के हमको लकड़ी मिलेगी, हमें कोई भी चीज चाहिए तो जंगल में ही सारी चीजें अवेलेबल है, हम उसको वहां से नष्ट करेंगे, उसको वहां से खत्म करेंगे एंड अपने ग्रीड के लिए, अपने नीड के लिए हम पूरे जंगल को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। सो दैट मीन्स हम एक टाइम ऐसा आ जाएगा दैट कि अब हमारे सर्वाइवल के लिए ही कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट हम काट रहे हैं अल्टीमेटली वो खुद को तो हेल्प नहीं कर रहा ना, वो हमें हेल्प कर रहा है, वो हमें ऑक्सीजन दे रहा था, वो हमें वुड दे रहा था, है ना, वहां से हमें कॉटन मिल रहा था, वहां से हमारे लिए मेडिसिन बनाई जा रही थी, और हम क्या कर रहे, पेड़ को सीधा सीधा काट दे रहे। क्यों? क्योंकि हमें अपना घर सुंदर चाहिए, हमें अपने घर के जो गेट है ना, जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल लकड़ी के, एक मजबूत लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए, उस पर डिजाइन होनी चाहिए। हम हर साल अपने घर का दरवाजा बदलवा रहे हैं, तो वो लकड़ियां कहाँ से आएंगी, वो जंगल काट के ही आएंगी। तो ह्यूमन अपने नीड, अपने ग्रीड के चक्कर में क्या कर रहा है, जंगलों को काट रहा है। पहली चीज, जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे लोग, पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, तो कहाँ रहेंगे, उन जंगलों को काट के, ठीक है, घर बनाएंगे। फिर पॉपुलेशन बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा भाई, हमें फैक्ट्रीज चाहिए जहाँ पे लोग जाके काम कर सके, जहाँ पे लोग अर्न कर सके, तो वो फैक्ट्रीज कहाँ पे बनाई जाएंगी, जगह तो है ही नहीं, जंगलों को काट दो, फैक्ट्रीज बना दो। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी एक्टिविटीज की वजह से, इन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, जंगल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं एंड अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट अस। वो सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचाएगा, वो सिर्फ हमें ही अफेक्ट करेगा। ठीक, स्केल कटिंग ऑफ द ट्रीज, बहुत लार्ज अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट टेक मेनी ईयर्स टू ग्रो अ न्यू फॉरेस्ट और रिस्टोर अ लॉस्ट फॉरेस्ट। देखो, एक पेड़ काटना और दूसरा पेड़ ग्रो करना, उसमें कितने साल की मेहनत होती है, कम से कम 10 से 12 साल की मेहनत होती है कि एक बड़ा सा एक एडल्ट पेड़ बन जाए। ठीक है, और पेड़ को काटने में कितना टाइम लगता है, हार्डली 5 मिनट 10 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं लगता पेड़ को काटने में। तो हम 12 साल की मेहनत 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। Therefore, we must preserve and use forest responsibly so that they get enough time to regenerate. हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हमें पता है कि भाई जरूरत है हमें लकड़ी की, हमें वहां से मेडिसिन बनाना है, हमको पेड़ काटना है, तो भाई उसके लिए पहले हमें पेड़ उगाने चाहिए ना। हम उतने पेड़, सफिशिएंट पेड़ उगा दे। अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो एटलीस्ट हम उसके बदले 10 पेड़ उगाए, और तब तक पेड़ ना काटे जब तक वो जो हमने पेड़ उगाया है वो पौधे थोड़ी रहे, वो पेड़ बन जाए, तब उसके बाद हम अपना पुराना पेड़ काट सकते हैं जिसकी हमने चाह रखी थी। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि आज हमने बीज डाल दिया कि भाई हमने तो 10 पौधे उगा दिए और एक पेड़ काट दिया, अब वो 10 पौधे उग रहे नहीं उग रहे कौन देखने आ रहा है, आप तो नहीं जाओगे देखने के लिए बार बार जंगल में, बट एटलीस्ट पहले वो पेड़ बन जाए ना। पहले आपको पता हो कि हाँ भाई अगर मैं कोई चीज नुकसान करने जा रहा हूँ तो पहले से ही मैंने कुछ चीजें जो है वो कंजर्व कर दी है, कुछ चीजें बचा दी है, लॉस नहीं होगा। क्या पता आपने 10 पेड़ उगा दिए, अब वो पौधे ही बन गए, पौधे ही रह गए, वो जानवर आके उनको खा गए या फिर वो ग्रो नहीं कर पाए किसी कंडीशंस की वजह से, तो पेड़ खत्म ही है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पेड़ की जरूरत नहीं है, किसी को लकड़ी की जरूरत नहीं है, पेड़ से, ये जंगलों से मिलने वाली चीजों की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, बट उसके लिए हमें भी तो एक ऐसा पैटर्न बनाना चाहिए ना कि हम भाई उससे कुछ ले रहे हैं तो हमें भी जंगल को कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम धीरे धीरे उसको खत्म ही कर देंगे, सिर्फ उसी से चीजें लेते जाए, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि भाई वो कितनी चीजें हमको देगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि बेचारा वो भी थक जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा एंड फिर वो हमें नहीं दे पाएगा कुछ भी, है ना। तो किसका लॉस होगा, अल्टीमेटली हमारा ही लॉस होगा। सो यूज
forest responsibly so that they get enough time to regenerate. Van Mahotsav is a week-long event celebrate across the country during the month of the July, and it is a forest festival during which a new plants and the trees are planted. तो वन महोत्सव में क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स, नए नए फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, जो भी प्लांट आपको ग्रो करने हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे नए नए प्लांट्स को प्लांटेड करते हैं एंड अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाते हैं अबाउट दी रिस्पेक्टिंग फॉरेस्ट इज रेस्ट, कि जंगलों को बढ़ाना चाहिए, पेड़ पौधे और लगाने चाहिए, इससे हमारा ही फायदा होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ये सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है, वन महोत्सव में. सो द एम ऑफ द इवेंट इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर. You too can plan a वन महोत्सव in your community. तो आप भी वन महोत्सव अपनी कम्युनिटी में प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को अवेयर करेंगे अबाउट दी प्लांट्स, ठीक है, कि किस तरीके से प्लांट्स जो है वो हमसे जुड़ा हुआ है, किस तरीके से वो हमें फायदा देते हैं, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें क्या क्या चीजें नुकसान होंगी. तो ये सारी चीजें कहाँ पे बताई जाएंगी? वन महोत्सव में लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को प्लांट्स के महत्व के बारे में बताया जाता है, ठीक है. Now, what are the consequences of cutting a large forest area? Make a presentations or do a role play or write a story or a poem that shows what could happen if continue to cut down tree in the forest. अगर हम कंटिन्यूएशन में पेड़ काटते रहेंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, पहली चीज. हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, नॉइस पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है. और क्या क्या हो जाएगा? और क्या, ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो लोग नहीं बचेंगे, फिर प्लांट्स नहीं बचेगा, एनिमल नहीं बचेंगे, सब कुछ धीरे धीरे अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, हमारा अर्थ ही नहीं बचेगा. सोचो, हमारा अर्थ ही नहीं बचेगा अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो इसीलिए लार्ज स्केल में प्लांट्स को काटने से बेहतर है कि पहले लार्ज स्केल में प्लांट्स को ग्रो कर दिया जाए और वो उस लेवल पे हो जाए ताकि हम एक पौधा काट सके, एक पेड़ काट सके. सो from ancient time, India had a tradition for respecting, protecting and preserving forest. You have already learned about the scared groves in the chapter diversity in living world. Many efforts have been made. तो लोग क्या करते थे, जब पेड़ों को काटने जाते थे तो लोग पेड़ से चिपक जाते थे, बोलते थे कि नहीं, अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हमें भी काट दो, है ना. इतना वो लोग पेड़ से प्यार करते थे क्योंकि उनको पेड़ का महत्व पता था, उनको पता था कि भाई कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं. पेड़ नहीं काटने देते थे वो लोग, इस तरीके से पेड़ से जाके चिपक जाते थे, पेड़ को जाके हग करते थे, है ना, चिपकू मूवमेंट जिसका नाम था. So have been made by the common people to prevent cutting of the trees and thus saving forest. तो वो पेड़ को जाके हक कर लेते थे जैसे ही कोई आता था उन पेड़ को काटने के लिए, और वो पेड़ को काटने नहीं देते थे. That is a good initiative. So one such effort is the famous, that is called Chipko movement. It started in the early 1970s in Uttarakhand. कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था? ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, प्रीवियसली पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश. लोकल वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट एंड दे एनसर्कल एंड हग द ट्री टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड. पेड़ को काटने, अगर कोई भी पेड़ को काटने जाता था तो ये सारी लेडीज जो है ये क्या करती थी, ग्रुप बना के अपना पेड़ को हक कर लेती थी और बोलती थी अब पेड़ को काट के दिखाऊं, है ना, अब पेड़ हम काटने नहीं देंगे. तो ये भी एक टाइप का अवेयरनेस है कि लोगों को पेड़ों से प्यार है ना. अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि पेड़ पौधों की क्या अहमियत है, अगर वो नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, बहुत लॉस हो जाएगा, बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है. नाउ ड्यूरिंग देयर वॉक in the forest, Bhumi and Surya noticed that there is a lot of leaves on the ground and the soil feel damp. Aji explained the root of the plants hold the soil and prevent it from being washed away, and the leaves that fall from the tree decay and enrich the soil with the nutrients. तो जब वो जंगलों में जा रहे थे, जब वो फॉरेस्ट में घूम रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे जो लीव्स हैं वो ऐसे ही जमीन पे पड़े हुए हैं, है ना, एंड बहुत सारे प्लांट्स के पास बहुत सारा सॉइल भी है. तो अजी ने क्या बताया कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, तो जो इनकी जड़ें होती है, ये रूट्स, जो इनकी रूट्स होती है वो क्या करते हैं, सॉइल को बहुत तेजी से ग्रैब करती है, तो सॉइल इरोजन होने से बच जाता है, पहली चीज. और दूसरी चीज की जो नीचे पत्ते गिरे हुए हैं, वो कैसे पत्ते हैं, वो सारे के सारे बोल सकते हैं कि पेड़ से टूटे हुए पत्ते. ऑफ कोर्स वो अच्छे पत्ते नहीं है, अच्छे पत्ते इन द सेंस कि वो सारे के सारे खराब हो चुके हैं, इसी वजह से वो डिटैच हो गए,
ठीक है, और जमीन पे गिर गए तो वो क्या करेंगे, उस जमीन को फिर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि अल्टीमेटली वापस से प्लांट के पास ही जाना है. That is again a good thing. The soil is used by a new plant and the tree to grow, and this is an example of recycling in nature. तो नेचर खुद को ही रिसाइकल कर रही है, अपने ही पत्तों से वो क्या कर रही है, वापस से न्यूट्रिएंट्स ले रही है. पहले सॉइल ने क्या किया, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स दिया, प्लांट ने पत्तों को न्यूट्रिएंट्स दिया, पत्ते मुरझा के टूट गए, अब वही पत्ते वापस से न्यूट्रिएंट्स किसको दे रहे हैं, सॉइल को दे रहे हैं. तो यहाँ पे एक रिसाइकल चल रहा है. सो लेट अस इन्वेस्टिगेट द सॉइल इन मोर डिटेल. तो अब सॉइल के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे. सॉइल, रॉक एंड मिनरल. सॉइल, रॉक एंड मिनरल तो क्या है, भूमि, Surya and Aji come back home from a forest, and Bhumi and Surya help Aji in preparing the soil in the garden for planting some vegetables. तो भूमि और सूर्या वापस आए फॉरेस्ट से, एंड वो अपने अजी की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. वो अपने अजी की हेल्प करें ताकि वो सॉइल को प्रिपेयर कर सके. ठीक है, किस चीज के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना है, ताकि उसमें हम वेजिटेबल्स को ग्रो कर सके. ठीक है, Aji ask them to dig the soil gently and loosen the lumps. तो उसमें जो छोटे छोटे से लम्प्स पड़ जाते हैं ना, उसको ब्रेक करना है. ठीक है, और सॉइल को बहुत टाइट नहीं रखना है, थोड़ा लूज रखना है, ताकि पानी उसके अंदर आराम से एब्जॉर्ब हो सके और रूट्स जो है वो अंदर तक जा सके. You have already learned in the chapter living creatures exploring their characteristics that plant to grow the space between the soil particle not only provide sufficient air but also a space for the roots to grow easily. तो सॉइल को लूज इसीलिए रखा जाता है. सॉइल को लूज क्यों रखा जाता है, तो सॉइल को लूज इसीलिए रखा जाता है ताकि प्लांट्स के जो रूट्स है, एक तो वो बिल्कुल अच्छे से फैल सके, पहली चीज. दूसरी चीज, वहां पे ऑक्सीजन जा सके, प्लांट्स ऑक्सीजन इनहेल कर सके, है ना. इसीलिए सॉइल को थोड़ा लूज रखा जाता है और उनके बीच में स्पेस बनाया जाता है. ठीक, roots to grow easily. Bhumi and Surya could see small pebbles, the root of plants and a few earthworm too in the soil. तो वहां पे कुछ छोटे छोटे से पेबल्स या फिर अर्थवॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं. अर्थवॉर्म क्या होते हैं, वो जमीन के अंदर जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर बाहर आएंगे. तो वो एक होल क्रिएट कर देते हैं वो, और उसी होल के थ्रू पानी भी जाता है. ठीक है, स्पेस बना देंगे तो एयर भी जाएगा और रूट्स जो है वो फैल के आराम से अंदर ही अंदर एक्सपेंड कर दिए जाएंगे. ठीक है, और उन अर्थवॉर्म की वजह से उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं. अगर कोई अर्थवॉर्म डेड हो गया तो उनका न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है. So do you realize that earthworm are natural agent that help in turning and loosening the soil? earthworm जो होते हैं वो एक natural agent है जो soil को lose और soil को turn करने में help करते हैं. While Bhumi and Surya help Aji, let us do our own experiment by performing activity 11.4. तो अभी सूर्या और जो भूमि है वो अपने अजी की हेल्प कर रहे हैं. तो इतने में हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, और उनको अपनी अजी की हेल्प करने देते हैं. So activity 11.4, let us investigate. यहाँ पे क्या है, remember to wash your hand thoroughly after touching the soil collecting from different place. Sometimes soil that has garbage carried germs that may be harmful to us. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमें सॉइल कलेक्ट करना है तो अलग अलग गार्डन से जब हम सॉइल कलेक्ट कर रहे हैं या फिर अलग अलग जगह से हम सॉइल कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करना है, उसके बाद हमें बिल्कुल अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना है. क्यों, क्योंकि उस सॉइल में ऐसे भी जर्म्स हो सकते हैं, ऐसे भी कुछ चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और वो फिर अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा और हमको हार्म कर देगा, हमको बीमार कर देगा. सो नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट. क्या इन्वेस्टिगेट करना है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम डिफरेंट एरिया अराउंड योर होम एंड स्कूल. तो अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास अलग अलग एरिया से आपको सॉइल सैंपल को क्या करना है, कलेक्ट करना है. गेस व्हाट कुड बी देयर इन डिफरेंट सॉइल. अब आपको चेक करना है कि उन अलग अलग सॉइल में क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं. ऑब्जर्व केयरफुली ईच सॉइल सैंपल एंड नोटिस द कलर. सारे सॉइल के सैंपल्स को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उनके कलर को देखना है कि उनका कलर कैसा है. ठीक, देन टच ईच सॉइल सैंपल एंड फील इट्स टेक्सचर.
फिर उनके टेक्सचर को आपको चेक करना है कि भाई हाँ इसका टेक्सचर कैसा है, किसी का टेक्सचर बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा रफ होगा, कोई बहुत ज्यादा ड्राई होगा, है ना, कोई वेट होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। ऑब्जर्व द सॉइल सैंपल विद योर नेकेड आई इफ यू हैव अ मैग्नीफाई लेंस। अगर आपके पास मैग्नीफाई लेंस है सो यू कैन यूज दैट मैग्नीफाई लेंस, लुक एट द सॉइल थ्रू इट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.2। और इस ऑब्जर्वेशन को हम 11.2 में फिर मेंशन करेंगे। तो क्या है ये, लोकेशन फ्रॉम विच सॉइल सैंपल कलेक्टेड एंड व्हाट आई गेस अबाउट द सॉइल, observation of the soil with the naked eyes including its color and texture, observation of soil with the magnifying glass। तो ये हमको बताना है कि हमने कहां से सॉइल को कलेक्ट किया है। ठीक, तो सबसे पहले हम अपने पास के गार्डन से सॉइल को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, अपने पास के गार्डन से सॉइल को कलेक्ट कर लिया, अपने स्कूल के प्लेग्राउंड से हमने सॉइल को कलेक्ट कर लिया है, बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती है। और नियर अ रिवर कर लो, रिवर के आसपास की हमने सॉइल को कर लिया। ठीक है, तो गार्डन का सॉइल कैसा होगा, फर्टाइल होगा। ठीक है, फर्टाइल एंड इसके पास रिच न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्लेग्राउंड है तो सैंडी होगा, ड्राई होगा, है ना, सैंडी होगा, ड्राई होगा एंड ये लेस फर्टाइल होंगे। लेकिन जो रिवर के पास है वो कैसे होंगे, मॉइस्ट होंगे और फर्टाइल होंगे। ठीक है, मॉइस्ट होंगे एंड फर्टाइल होंगे। ये टी है, टी। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल विद द नेकेड आईज इंक्लूडिंग इट्स कलर एंड टेक्सचर। तो अब हम क्या देखेंगे, इसका कलर और टेक्सचर कैसा है। तो जो गार्डन का सॉइल है वो कैसा होगा, डार्क ब्राउन कलर का होगा, है ना। गार्डन का जो सॉइल है वो डार्क ब्राउन कलर का है एंड हम बोल सकते हैं कि थोड़ा क्लेई है। ठीक है, फिर जो प्लेग्राउंड का सॉइल है वो लाइट ब्राउन होगा, सैंडी है और लूज है। लाइट ब्राउन, सैंडी, लूज एंड ड्राई। लेकिन जो रिवर का होगा वो कैसा होगा, ग्रेइश ब्राउन कलर का, क्योंकि थोड़ा उसी के आसपास के एरिया के जैसे वो बन जाता है। तो ये हमको कैसा दिखेगा, ग्रेइश ब्राउन कलर का हमको रिवर का सॉइल दिखाई देगा। ठीक है, एंड ये स्मूथ सॉइल जैसा होगा, स्मूथ। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करें तब हमको क्या दिखाई देगा, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, है ना। तो कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स, कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और इसमें क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती है, इसमें वर्म्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, इसमें इंसेक्ट्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्राउंड की अगर बात करें तो ये कंटेन मोस्टली सैंड इसमें होगा, सैंड पार्टिकल, कंटेन सैंड पार्टिकल, इसके पास क्या प्रेजेंट है, सैंड पार्टिकल्स एंड फ्यू ऑर्गेनिक मटेरियल, एंड फ्यू ऑर्गेनिक मटेरियल। बात करते हैं नियर अ रिवर। रिवर का जो सॉइल है उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, उसके पास स्मॉल स्टोन्स प्रेजेंट होंगे, है ना। उसके सॉइल में स्मॉल स्टोन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है मैग्नीफाइंग ग्लास से, जो कि हमें अपने नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक, ऐसे आप हर जगह का सॉइल लेके देख सकते हो। सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व, व्हाट यू लुक क्लोजली। यस, तो इनमें देखो डिफरेंस तो है ना, कि जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करेंगे, एंड जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, तो देयर इज something, difference. So you can actually observe when you look closely.
सो डू यू सी एनी डिफरेंस इन द सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस? उनके कलर में हमको चेंज देखने के लिए मिला। हमने ये देखा कि कहाँ का सॉइल ज्यादा फर्टाइल है, कहाँ का सॉइल कम फर्टाइल है, कहाँ का सॉइल बहुत ज्यादा सैंडी है, कहाँ का सॉइल क्लेई है, कहाँ का सॉइल ड्राई है, कहाँ का सॉइल वेट है, किस सॉइल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो ये चीज हमने सारी के सारी बहुत डीपली ऑब्जर्व की। ठीक, सो डू यू सी डिफरेंसेस इन व्हाट यू आर एबल टू ऑब्जर्व एंड विद योर नेकेड आईज एंड व्हाट यू कैन ऑब्जर्व विद मैग्नीफाइंग ग्लास? हाँ, तो ये हमने डिफरेंस भी देखा, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है, वो हो सकता है कि नॉर्मल हमें हमारी आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से उसी चीज को देखेंगे तो वो चीज हमको नजर आएगी ही आएगी। There are many things in the soil such as sand, insects and the worm. There are maybe many small organisms that we cannot see with our naked eyes. बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इसके पास ऑर्गेनिजम्स होंगे जो हमें हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल एज दे डिकम्पोज एंड डिके। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो वो भी मिट्टी में जाके ही मिल जाते हैं। तो वो भी पार्टिकल्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। और अगर इसी सॉइल को हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, the soil sample collected from the different places may be different color because they may contain a different material. उनका कलर भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो भी अलग अलग है। ठीक है, Have you ever wondered how soil is formed? क्या कभी आपने सोचा है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? वो जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स होती हैं, है ना, जब उनका इरोजन होता है, जब हवा पानी से वो टूट के गिरते हैं, तो ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सो सॉइल इज फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन, यानी कि ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ द रॉक बाय एक्शन ऑफ द सन, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो ये एक दिन की बात नहीं है, हजारों साल लगते हैं मिट्टी को बनने के लिए। ठीक है, कितना टाइम लगता है एक मिट्टी को बनने के लिए? मिट्टी को बनने के लिए हजारों साल लगते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, सम आर गुड फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रॉप, आई थिंक। ठीक है, कुछ जो चीजें हैं वो अलग अलग सॉइल में ही ग्रो करती है। जैसे रेड सॉइल आपने सुना होगा, ब्लैक सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के सॉइल प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स वाइल सम आर गुड फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग्स, कुछ जो होते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में के लिए अच्छे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ब्रिक्स बनाने के लिए अच्छे होते हैं। एंड फॉरेस्ट हैव अ वेराइटी ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट के पास सॉइल की बहुत सारी भरमार है, बहुत सारी वेराइटीज है। सॉइल इज अ प्रेशियस ट्रेजर दैट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होगा तो हमारा अर्थ नहीं होगा, है ना, हमारी बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को कौन सपोर्ट कर रहा है? हमारी बायोडाइवर्सिटी को ये सॉइल सपोर्ट करते हैं। You may have seen rock in your surroundings. Rock are used in the constructions of the houses, buildings, temples, roads, dams and tabletops. इन सब में rocks का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब को बनाने के लिए rocks का इस्तेमाल किया जाता है। Some rocks like slate are used for roofing and laterite can be used as a building material like bricks. तो laterite soil को use किया जाता है bricks बनाने में, और bricks उससे हार्ड ब्रिक्स बनती है जिससे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉक्स आर ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल। ह्यूमन बीइंग हैव बीन यूजिंग रॉक टू मेक टूल्स सच एज हैंड एक्सेस एंड एरोहेड्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो इन सब से, है ना, लोग ये एरोहेड्स वगैरह ये सारी चीजें इन टूल्स बनाने के भी काम आते हैं। समझ में आ रहा है? ये टूल्स बनाने के भी काम आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो इस तरीके के रॉक यूज्ड फॉर रूफिंग, इस तरीके से रूफ बनाने के काम आते हैं, इस तरीके से ब्रिक्स बनाने के काम आते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, दिख रहा है यहाँ पे। सो दीज आर दी रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, एरोहेडेड रॉक्स। ठीक है, अब What are rocks made up of? रॉक्स किससे मिलके बना है? What are the rocks made up of? यहां से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि लेक्चर 4 में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर?
तो लेक्चर 3 आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो भी डाउट्स होंगे आपको अब तक के लेक्चर से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें। तो लगभग 5 लेक्चर इसका हो जाएगा, क्योंकि इसके बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बचे हैं अभी तो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए एक बार एनसीईआरटी को थोरली रीड कर दो, कोई भी डाउट होगा तो यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।